डॉक्टर उमा साहिबा, मैं वज़ीर तालीम भी हूँ और ज़ेर तालीम भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे वज़ीर तालीम होने के लिए ज़ेर तालीम होना बहुत ज़रूरी है। मैं स्टेज पे बैठे हुए मैं तो गुरु कहता हूँ अमन शाह साहब को, हमारे गुरु अमन शाह साहब, कामरान नूरानी साहब, जिसके ख़ानदान की कंट्रीब्यूशन मुझे पता नहीं था, मेरी कामरान नूरानी साहब से मुलाकात नहीं थी। मुझे अमन शाह साहब ने अभी बताया कि वो मलिक नूरानी साहब और मवरी नूरानी साहबा और दानियाल, जो हम उन ये किताबें पढ़ पढ़ के और ख़ास तौर पे जो तरक्की पसंद अदब को और तरक्की पसंद रिवायत को ज़िंदा रखा, इनकी फैमिली की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज के इस हमारे कुतुब मेला के कन्वेनर वकार मतीन साहब, जो जिनकी मेहरबानी है, वो हमेशा पुरानी ज़ख़ीम किताबें ढूंढ ढूंढ के मुझे देते हैं आके कि मैंने ये किताबें, कल भी वो आए थे दफ्तर में, तो वो कुछ ऐसी किताबें लाए जिनकी फ़ोटोकॉपी करवा के, उनकी बाइंडिंग करवा के मुझे दी कि ये कुछ नायाब किताबें जो अब रीपब्लिश नहीं होती। हमारे जो नेशनल बुक फाउंडेशन के हमारे दोस्त हैं मुराद साहब, राशिद साहब, और यहाँ पे मैं देखता हूँ नीचे हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हमारे असातिज़ा, जिनका नाम होता है प्रोफेसर सर अंसारी साहब और हमारी डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा, अमीना सैयद साहिबा, बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया के दोस्त। सच्ची बात यह है, मुझे बेशुमार तकरीबात में जाने का मौका मिलता है, मगर सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो इस कुतुब मेला में आके होती है। मैं पूरा साल इंतज़ार करता हूँ। होता ये है कि कभी कभार इस तकरीब में स्टेज पे यहाँ पे आके बैठना पड़ता है और फिर कुछ लोगों के हुजूम में उन स्टॉल्स पे जाने का और देखने का सही मौका नहीं मिलता। फिर ये कहता हूँ कि उस दिन मैं रेकी कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, फिर भेस बदल के आ जाता हूँ कुछ किताबें लेने के लिए। और मैं बताता नहीं था दोस्तों को, वो कहते थे कि आप आए थे और चले गए। मैंने कहा मैं आया था, वो अपने शौक़ से, वो पहले आया था, वो सरकारी बंदा बन के, बाद में मैं आया हूँ अपनी दिलदारी के चक्कर में, पहले सरकारी के चक्कर में, बाद में दिलदारी के चक्कर में। तो मैं समझता हूँ कि जैसे अमन शाह साहब ने बहुत अच्छी इस हवाले से गुफ्तगू की, किताब इंसानी समाज की जो इर्तिका है, मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ा मुहर्रिक जो है, जो इम्परेटिव है, वो किताब है। चाहे वो मेसोपोटामियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन में दुनिया की जो पहली किताब मानी जाती है, एपिक ऑफ गिलगमेश, जिसमें उस बादशाह की सनाख्वानी की एपिक्स मौजूद है, उससे लेके या हमारे जो सिंधु नदी के किनारों पे लिखी गई ऋग्वेदा हो। कुछ कहते हैं कि ऋग्वेदा वो पहली किताब है, कुछ कहते हैं कि वो जो सुमेरियन, बहरहाल दोनों तहजीबें उस जमाने की कॉन्टेम्प्रेरी तहजीबें थी। अब 1500 कबल मसीह आप समझ लें कि ऋग्वेदा लिखी गई होगी, तो 2100 कबल मसीह वो कहते हैं कि 2000 कबल मसीह में एपिक ऑफ गिलगमेश आई। तो उस जमाने में क्ले पॉट्स पे लिखते थे, क्ले प्लेट्स पे लिखते थे, और उस जमाने की सील्स अभी भी मोहनजोदड़ो की कोई 39,000 के करीब सील्स है। उसको कंबाइन किया जाए तो एक किताब बन सकती है, मगर वो तब बन सकती है जब इस स्क्रिप्ट को पढ़ा जाए। आज तक बदकिस्मती है ये हमारी कि दुनिया की जितनी भी अवाइली तहजीबें हैं, उनमें बाकी जितनी भी वादी सिंध की तहजीब, इंडस वैली को छोड़ के बाकी सबका स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइफर हो चुका है। हमारा नहीं हुआ अभी तक, इसीलिए हमें यहाँ पे अभी तक वो रूट्स नहीं मिलते कि जो इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस का जो महवर है वो कहाँ से निकलता है, हमें अभी तक पता नहीं चलता। इसलिए कि मैं जब कल्चर मिनिस्टर था तो मैंने बहुत कोशिश की,
हमने इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स थे वो हमने बुलवाए यहाँ पे, वो आए, उनके हमने सिंपोजियम रखे, वर्कशॉप्स की, हमने 2 उनके राउंड किए, मगर वो नहीं मिल सका क्योंकि बदकिस्मत ये है कि हमें कोई अभी तक कोई इबारत नहीं मिली है, कोई पैराग्राफ अभी तक नहीं मिली है, एक्सकेवेशंस जितनी हुई हैं कि हमें पता चले कि दुनिया की ये जो कदीम ज़ुबान है वो उसको कैसे पढ़ा जाए। तो जैसे वो रोजेटा प्लेट मिलने के बाद उनका मसला हल हुआ था। सो बहरकैफ मैं आज भी समझता हूँ, आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग कि ये मेहरबानी है कि दरख्त से चाइना के लोगों की कि जिन्होंने हमें ये वर्क बनाना सिखाया और हमें पेपर दिया, और दूसरे हमारे जो मोहसिन हैं इस पूरे सफर के वो जर्मन है जिन्होंने पहली दुनिया की प्रिंटिंग प्रेस बनाई, प्रिंटिंग मशीन बनाई। उसको क्या मेरे ख्याल में गॉटनबर्ग शायद नाम देते हैं। तो ये किताब का जो सफर है, मैं समझता हूं कि ये इंसान की का सबसे बेहतरीन दोस्त तो है ही है, मगर सबसे बड़ा रहनुमा भी है। जितने भी माजी में आपके पास आज AI इज अ सब्स्टिट्यूट, मैं समझता हूं कि इन्होंने कोई नया कोई तीर नहीं मारा है। मैं लंदन में था, वहां पे कॉन्फ्रेंस थी दुनिया के मंत्रियों की, मिनिस्टर्स की, तो वहां पे वो अपने जैसे कॉलोनियल एक प्रैक्टिस है कि वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं वहां पे। वो AI की कंपनियां वहां पे आई हुई थी और उन्होंने कहा कि अब AI का एजुकेशन के तैलीमी निज़ाम में उसका इस्तेमाल किया जाए। तो मैं और मेरे साथ कुछ दोस्त पढ़े लिखे, जो अभी श्रीलंका का मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, वो ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर रहा है, उनका हमारा ओपिनियन ये था कि आपको रेस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ AI की हम मुखालफत नहीं करते, मगर आपने इस AI को अगर बच्चे की जिंदगी में दाखिल कर दिया तो पहले क्या होगा, उसकी जिंदगी से किताब निकलेगी, उसके सोचने का अमल खत्म होगा, उसकी तख्लीकी सलाहियत जो है वो बर्बाद होकर रह जाएगी। AI इज ऑल अबाउट योर पास्ट। ह्यूमन एक्टिविटी, जितनी भी इंसानी तारीख की आज तक की जो एक्टिविटी है, हमारे माजी में हमारे पुरखों ने, बड़ों ने सदियों से जो सफर तय किया है, उसका जो हासिल है वो एक जगह पे कलेक्ट करके उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे हमें दिया है। ये वर्क गर्दानी का जो सफर है, ये जो मुसाफिरी है, ये असल में तख्लीक का सफर है। अब यहां पे बैठे बैठे आपको जस्ट मेटा पे, चैट GPT पे, गिरॉक पे आपको बैठ के आप कोई मौजू डालेंगे, आपको पूरा का पूरा उसका क्रक्स मिल जाएगा। मगर वो सफर कहां गया, वो जो रौलाकी है वो कहां गई, जो आपको 100 किताबों में आपको वर्क गर्दानी करने के बाद उस मौजू का सवाल का जवाब मिलने वाला था, वो मर गया। ये स्वीडन वाले पागल नहीं है। दुनिया में जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इस वक्त दुनिया में है वो स्कैंडिनेविया में फिनलैंड और स्वीडन के बेस्ट एजुकेशन के निजाम माने जाते हैं। स्वीडन ने 2009 में अपने तैलीमी जो उनका निजाम था उसमें किताब को खत्म कर दिया था। प्रिंटेड बुक्स को उन्होंने बैन कर दिया कि आज के बाद टैबलेट्स, उसकी जगह पे स्क्रीन आएगी और टैबलेट पे काम होगा, सारा बच्चे टैबलेट पे सीखेंगे और पढ़ेंगे। 15 साल तक उन्होंने दुनिया के एक्सपर्ट बिठाए, उन्होंने साइकियाट्रिस्ट बिठाए, साइकोलॉजिस्ट बिठाए। उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे 15 सालों में पढ़े हैं, आप उनकी इस वक्त जो उनका जो मेंटल हेल्थ है वो आप हमें बताएं, और उन्होंने जो अक्वायर किया है नॉलेज उसका आप हमें बताएं कि बच्चे ने हासिल क्या किया। 15 साल में रिजल्ट्स ये आई वहां पे कि आई स्ट्रेन बढ़ा उन पे, उनकी मेमोरी के प्रॉब्लम्स पैदा हुए, और बच्चे की जो तख्लीकी सलाहियत है वो बिल्कुल 0 होकर रह गई। अब 2024 में वो रिवर्स करते हैं अपने उस डिसीजन को। स्वीडन की गवर्नमेंट अब कहती है कि वापस किताबें लाओ अपने स्कूल्स में, अपने तैलीमी निज़ाम में प्रिंटेड बुक्स को वापस लाना है। अब वहां पे तो प्रिंटिंग मशीनें खत्म हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा जो बिजनेस था वो देता था उनका एजुकेशन सिस्टम, और वहां पे वो प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी। बाद में इन्होंने
कोई अरबों रुपए खरबों रुपए रख के इन्होंने बजट रखी और किताबें छापने के लिए चाइना से उन्होंने मशीनें वहां से इंपोर्ट की। तो मेरा कहना यह है कि दुनिया की किसी भी जिद्दत को, नई जो चीज है, नॉवेलिटी जो भी है, इनोवेशन है, हमें उससे इनकारी नहीं हो सकते। वो इनएविटेबल है हमारी जिंदगी में आना। मगर हमें आज तक जो टेस्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो ह्यूमन चॉइसेस हैं, उनको छोड़ना नहीं है, जिसमें किताब एक है। किताब को मरने नहीं देना। किताब मर गया तो ख्वाब मर जाएगा, ख्वाब मरेगा तो हम मर जाएंगे। तो मेरा इसमें ये एम्फेसिस है कि मैं इस तरह की जो एक्टिविटीज है, नूरानी साहब, मतीन साहब, मैं यहाँ पे जब भी आया हूँ मैंने कहा इसको एक्सपेंड करें। इस प्रोविंस में, हमारे सूबे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आप ले जाएं। जैसे पुराने ज़माने में दानियाल की पब्लिकेशन की बुक्स जो है वो हम ज़माने तालिब इल्मी में, मैंने तो एक दफ़ा यहाँ पे ऐसी बात की जो दोस्तों ने रोका कि वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा उस ज़माने में, ज़माने तालिब इल्मी में हम ख्वाब की, किताब की और गुलाब की चोरी को चोरी नहीं समझते थे। और ये सबसे हसीन गिफ्ट होती थी हमारी उस ज़माने में, ज़माने तालिब इल्मी में देने के लिए। जब जेब में कुछ नहीं होता था तो एक ख्वाब दे देते थे, और कुछ हमें कहीं से कहीं फूल मिल जाता, गुलाब मिल जाता तो गुलाब दे देते थे। अगर जेब में 2 रुपए होते थे तो किताब दे देते थे। तो उस जमाने की जो है, मैं कहता हूं कि आप उनको इसको पढ़ाएं, फैलाएं। मैं बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर मुकम्मल तौर पे आपके साथ ये करता हूं, क्योंकि हमारे सक्खर में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, मेरे शहर उमरकोट में, वहाँ पे ज़रूरत है। बच्चे जो हैं वो, उनको किताबों से उनको फिर से रुशनास करवाना है, इसको कंटिन्यू रखना है। कराची हमारा कैपिटल है, हमारा मरकज़ है, हमारी शहरग है, मगर हमारी आर्टरीज जो है, दूसरी आर्टरीज जो है, वो अगर ब्लॉक रहेंगी तो शहरग ब्लॉक हो जाएगी। नूरानी साहब, हमें उन आर्टरीज को भी अलाइव रखना है, क्योंकि वहाँ से हमें ये सप्लाई जो है वो सप्लाई चेन बंद नहीं करनी है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और हमने अभी एक खुशाइन बात यह है तालीमी हमारे सिस्टम में कि हमने स्कूल्स को एम्पावर करना शुरू कर दिया है। वो इस तरह किया है कि पहले सेंट्रलाइज था, वजीर तालीम यानी वो एक वाइसराय था जो कराची में बैठा रहे, हर इख्तियार उसके हाथ में हो। हमने उसको डिसेंट्रलाइज किया है कि अब बजटिंग जो है वो स्कूल्स तक जाएगी। अब हर स्कूल का 41,000 स्कूल्स हैं, उनके कॉस्ट सेंटर बन चुके हैं। हर स्कूल को बजट जाएगी, स्कूल स्पेसिफिक बजट 18 अरब की डिवोल्यूशन इस साल हो चुकी है। और हर स्कूल में, चाहे बड़ी या छोटी, चाहे एक शेल्फ किताबों की हमने कंपलसरी उसमें डाल दी है कि हर, अगर 1-2 कमरे की भी स्कूल है उसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी का कॉर्नर होगा। दुनिया स्ट्रीम के पीछे लगी हुई थी कि स्ट्रीम, यूनेस्को का स्लोगन था कि स्ट्रीम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। हमने उसमें स्ट्रीम ऐड किया। मैंने यूनेस्को से कहा कि हम इसमें ये गुस्ताखी करते हैं कि स्ट्रीम में स्ट्रीम करते हैं, आर उसमें ऐड करते हैं, आर फॉर रीडिंग, कि रीडिंग को हम कंपलसरी करेंगे। क्योंकि SDG 4 जब इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस ने कायम किए थे तो उस वक्त उन्होंने रीडिंग के एलिमेंट को उन्होंने इग्नोर किया था। ये छोटी सी हमने गुस्ताखी की है UN के उसमें ऐड करने के लिए। हमने कहा इसमें स्ट्रीम ऐड करें कि रीडिंग को शामिल करें, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो भी, यहाँ पे भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल्स जो भी लैब्स बनाएंगी वहां पे सब चीजें होंगी, किताबें नहीं होंगी। अगर रीडिंग का शामिल नहीं होगा उसमें, आंसर रीडिंग को शामिल करें, ताकि ये आपकी इंडस्ट्री भी चलती रहे और ये भी फिजिबल रहे। और पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि ये जो टैक्सेशन वाला जो अजाब है इस वक्त पेपर पे खास तौर पे, ये मैं लास्ट जब यहाँ पे आया था तो मैंने खत लिखा था FPR को, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर को, कि आप इस पे कम से कम पेपर को आप खुदा का वास्ता है इसको बख्श करें। बाकी टैक्स आपसे कलेक्ट होते नहीं है जो लगाते हो, अब आप पेपर पे आपने इतना टैक्स बढ़ाया है कि अब एक बेचारा शायर जो है वो अपनी शायरी को पब्लिश करने का ख्वाब ही रह जाता है उसका, वो किताब नहीं पब्लिश करवा सकता।
वो अफोर्डिंग नहीं है वो। तो मैं समझता हूं कि इसको हमें प्रमोट करना है। यहाँ पे जितने आप बैठे हैं, मैं अपनी तरफ से, नूरानी साहब, मतीन साहब, अमन शाह साहब तो वैसे भी हमारे गुरु हैं, उनने कराची को, मुझे खुशी इस बात की है कि अमन शाह साहब ने पाकिस्तान के कल्चरल एपिसेंटर कराची को बना दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के लोग जो है, इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल कराची में होता है। वो हम कहते हैं ना कि वो कराची की रेटिंग दुनिया में आती है कि नॉन लिवेबल सिटीज ऑन द अर्थ, उसमें कराची जो ऐसा है जहाँ पे लोग रह नहीं सकते, और एक्सोडस बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग निकल रहे हैं। हो सकता है रियलिटी हो, मगर जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो मुहिब वतन लोग हैं, जो अपनी धरती और मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं, वो चाहेंगे कि मेरी कुटिया में अगर बिजली नहीं आ सकती तो दिया तो जलता ही रहे ना। इस दिए को जो है वो हमें गुल नहीं होने देना है, ये चिराग जलता रहे। और हम तो किताबों के लोग हैं और किताबों की दुनिया के हैं। मुझे नहीं पता हमारे बच्चे जो है वो कल किताबों से दोस्ती करेंगे नहीं करेंगे, मगर हमें उनको दोस्त बनाना है, किताबों को ये रिवायत डालनी है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में, पहले भी मैंने यहाँ पे शेर पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर से मैं जिगर साहब का भी याद आ रहा था, मगर जिगर साहब वाले शेर से, जिगर साहब ने तो मेरे ख्याल में ये कहा था कि किधर से बरक चमकती है, देखे ऐ वाइज, मैं जाम उठाता हूं, तू किताब उठा। ये जिगर साहब ने कहा था। मगर वो दूसरा शेर जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि कब्रों में नहीं किताबों में उतारो हमको, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं।